वो काला साया जहां से आया था वहीं से वापस पाताल लोक में चला जाता है। उसके वापस लौटते ही वहां का माहौल नॉर्मल होने लगता है। जहां एक तरफ शमशान में माहौल शांत हो रहा था, तो दूसरी तरफ माहौल अभी शांत नहीं हुआ था। इस दौरान विजय के घर के पास वाले चौक में जहां रतनलाल ध्यान मुद्रा में लीन होकर मंत्र साधना कर रहा था, वहीं विजय और मोहन दोनों उसी के बगल में खड़े इंतजार कर रहे थे। अब तक काफी वक्त बीत चुका था, इसलिए अब उन दोनों के सब्र का बांध टूट रहा था। विजय बेसब्र होते हुए धीरे से कहता है, यार मोहन, और कितनी देर लगेगी इसे अपनी साधना पूरी करने में? इसने जैसा कहा था वैसे दे तो दी हमने बलि, अब और क्या बाकी है? और इसने हमें इस रक्षा घेरे के अंदर क्यों रखा है? क्या कोई खतरा है इसके बाहर? विजय ने एक के बाद एक सवालों की झड़ी लगा दी थी। मोहन कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ तेरी बात सही है कि हमने बलि दे दी है, हमने अपना काम कर लिया है। लेकिन जैसा इसने कहा था कि काली शक्तियों को खुश करना आसान काम नहीं होता, इसमें वक्त लगता है। और रहा सवाल इस रक्षा घेरे का, तो हो सकता है कि इसके बाहर सच में कोई खतरा हो। रतनलाल एक पहुंचा हुआ तांत्रिक है, वो कोई भी काम ऐसे ही बिना सोचे समझे तो नहीं करेगा। हमें इस पर भरोसा तो रखना ही पड़ेगा। इतना तो तय है कि ये उस गुप्त धन को खोजने में पूरा जोर लगा देगा, क्योंकि हमें मिलने वाले धन का कुछ हिस्सा इसे भी तो देना है। तो तू फिक्र मत कर, पैसों का लालच अच्छे अच्छों से काम निकलवाता है। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि इतने में आसमान में बादल छाने लगते हैं और तेज हवा भी चलने लगती है। तेज हवा के चलने से जमीन की धूल उड़ने लगती है, जिससे धूल उनकी आंखों में जाने लगती है। उन दोनों ने अपने चेहरे ढक लिए थे ताकि धूल मिट्टी से बच सके, लेकिन रतनलाल को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी मंत्र साधना बादस्तूर जारी थी। रतनलाल अपना आखिरी मंत्र फूंकता है। जैसे ही उसने अपना आखिरी मंत्र फूंका, वैसे ही आसमान में बिजलियां कौंधने लगी। बादलों के गरजने के साथ साथ बिजलियों का असामान्य रूप से कड़कना दोनों के मन में डर पैदा कर रहा था। मौसम के अचानक बदले मिजाज ने दोनों को असमंजस में डाल दिया था। दोनों ही हैरानी से कभी आसमान की ओर तो कभी एक दूसरे की तरफ देखते। तभी आसमान से भारी मेघ गर्जना और तेज रोशनी के साथ एक बिजली उनके पास आकर गिरती है, जिससे वो दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। वो बिजली उस त्रिकोण पर आकर गिरी थी, जिससे उस त्रिकोण के तीनों कोनों पर रखी मोमबत्तियां अपने आप ही जल उठती है, जिसे देखकर दोनों अचंभित होकर रह जाते हैं। तो रतनलाल खुशी से उछलकर खड़ा हो जाता है। रतनलाल विजयी मुद्रा में तनकर दोनों से कहता है, मुबारक हो, हमारी दी हुई बलि स्वीकार हो गई है और अब उस खजाने तक पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अब वो खजाना हमसे ज्यादा दूर नहीं। रतनलाल की ये बात सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। विजय खुशी से बेसब्र होते हुए कहता है, तो फिर कहाँ छुपा है वो खजाना रतनलाल जी? जल्दी बताइए, अब और इंतजार नहीं होता। मोहन का भी यही कहना था। रतनलाल अपने आसपास देखते हुए कहता है, वो यही कही है, अब सब काम तुम काली शक्तियों पर छोड़ दो, वही अब हमें रास्ता दिखाने वाली है। इतना कहकर रतनलाल अपनी पोटली से 4 नींबू बाहर निकालता है और एक मंत्र पढ़कर उन्हें नीचे जमीन पर गिरा देता है। वो 4 नींबू जमीन पर गिरते ही चारों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। विजय और मोहन उन विस्मयकारी नींबुओं को देखते ही रह गए। मोहन हैरान होते हुए कहता है, रतनलाल जी, ये अभी भी क्या हुआ? कहाँ गए ये नींबू? रतनलाल मोहन के सवालों का जवाब देते हुए कहता है, अब तुम देखते जाओ मेरा कमाल, बस तुम खुदाई करने के सामान के साथ तैयार रहना। ये नींबू उस गड़े हुए धन की सही दिशा और स्थान ढूंढने गए हैं। वो जल्द ही सही दिशा का पता लगाकर वापस लौटेंगे। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि इतने में वो अलग अलग दिशाओं में गए चारों नींबू उनके पास वापस लौट कर आते हैं। वो नींबू अब स्थिर हो चुके थे, उनमें कोई हलचल होती दिखाई नहीं दे रही थी। रतनलाल अपनी आंखें बंद करके काली शक्तियों का आवाहन करता है और उन्हें मार्ग दिखाने के लिए विनती करते हुए कहता है, ऐ काले जादू और तंत्र मंत्र की काली शक्तियों,
हमें उचित मार्ग दिखाने के लिए मैं आपका आवाहन करता हूँ। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, उन नींबुओं में फिर से हलचल होने लगती है और उन तीनों की ओर एक प्रदक्षिणा लगाकर वो चारों नींबू एक सीध में आगे बढ़ने लगे। ये देखकर रतनलाल तुरंत कहता है, वक्त आ गया है, अपने खुदाई के सामान को पकड़ो और चलो मेरे पीछे। वो चार नींबू आगे बढ़ रहे थे और रतनलाल समेत विजय और मोहन उन नींबुओं के पीछे चले जा रहे थे। अमावस्या की वो काली रात और भी काली और गहरी होती जा रही थी। रात का तीसरा पहर चल रहा था। विजय के हाथ में कुदाल और दूसरे हाथ में लालटेन थी और मोहन ने फावड़ा पकड़ा हुआ था, जबकि रतनलाल के एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में वही बोरी थी जिसमें खेमराज का कटा हुआ सिर था। चौक से कुछ दूर आगे जाकर वो चारों नींबू 70 अंश के कोण में दक्षिण पूर्व की तरफ मुड़ते हैं और सीधे चलने लगते हैं। वो तीनों भी उन नींबुओं का बराबर पीछा कर रहे थे। वहां से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक बार 30 अंश के कोण में उत्तर पूर्व और आखिर में 90 अंश के कोण में मुड़कर वे नींबू एक पुराने टूटे हुए मकान में जा पहुंचते हैं। रतनलाल, विजय और मोहन भी उनके पीछे पीछे उस पुराने टूटे हुए मकान के अंदर पहुंचते हैं। वो तीनों लालटेन की रोशनी में देखते हैं कि वो चार नींबू आगे जमीन पर एक जगह गोल आकार में घूम रहे हैं। रतनलाल खुशी से कहता है, मिल गई वो सटीक जगह जहां पर खजाना गड़ा हुआ है। विजय, मोहन, देखो यही वो जगह है। वो दोनों भी उस जगह को देखकर खुश हो जाते हैं। रतनलाल आगे कहता है, अब और देर मत करो, जल्दी से इस जगह की जमीन को खोदना शुरू कर दो। अमावस्या का आखिरी पहर खत्म होने से पहले हमें ये काम करना होगा। जैसे ही ये आखिरी पहर खत्म हो जाएगा, वैसे ही ये गड़ा हुआ धन हमेशा के लिए कहीं और चला जाएगा और फिर से उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब देर मत करो, तुरंत शुरू हो जाओ। रतनलाल की बस इतना कहने की देर थी कि उन दोनों ने अपने हाथों में पकड़े खुदाई के सामान से उस जगह पर खोदना शुरू कर दिया। वो दोनों बड़ी ही मशक्कत के साथ जमीन खोद रहे थे। खोदते खोदते उन्हें 1 से 1.5 घंटा बीत चुका था और उन्होंने अब तक 8 से 9 फीट गहरा गड्ढा खोद लिया था, लेकिन इतना काफी नहीं था। लगातार गड्ढा खोदने की वजह से वो दोनों पसीने से लथपथ हो चुके थे और थकने भी लगे थे। थकान के कारण उनके काम की गति पर असर पड़ता नजर आ रहा था। ये बात रतनलाल ने भी नोटिस की थी। विजय हाफते हुए कहता है, रतनलाल जी, और कितना गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा? हम 9 फीट खोद चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। कुछ गलती तो नहीं हो रही आपसे? ऊपर खड़ा रतनलाल उन्हें समझाते हुए कहता है, नहीं, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि काली शक्तियां खुद हमें यहाँ तक लाई है। यही सही जगह है और मैं समझ सकता हूँ कि लगातार खोदने की वजह से तुम दोनों को थकान महसूस हो रही है, लेकिन याद रखना, इस मेहनत का फल बहुत ही मीठा और शानदार होगा। रतनलाल ने उनकी हौसला अफजाई की ताकि वो और जोशो खरोश से खोदने का काम करे। अब तक उन्होंने बिना ज्यादा रुके 13 फीट गहरा गड्ढा खोद लिया था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। वो दोनों पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे और वहां पर ऑक्सीजन भी थोड़ी कम मात्रा में होने की वजह से उनकी सांस भी फूलने लगी थी। इतना गहरा गड्ढा खोदने के बावजूद भी कुछ हासिल न होने के कारण दोनों भी अब निराश हो चुके थे। विजय निराश होकर कहता है, यार मोहन, हमने इतनी मेहनत की, उस कमीने खेमराज की लात घुसे खाकर अपना चेहरा बिगाड़ा, शमशान ले जाकर उसकी बलि दी, यहाँ इतना गहरा गड्ढा खोदा, लेकिन अपने हाथ में कुछ नहीं आया। अपनी तो किस्मत ही खराब है दोस्त। मोहन उससे सहमत होते हुए कहता है, तू एकदम सही कह रहा है यार, इतनी जद्दोजहद करने के बाद भी साला कुछ भी हाथ नहीं लगा। ये बदकिस्मती तो पीछा ही नहीं छोड़ती। विजय गुस्से से कहता है, मुझे तो इस रतनलाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसने हमें इतने बड़े बड़े सपने दिखाए, हमें बलि देने के लिए उकसाया, इतना गहरा गड्ढा खुदवाया, और नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। मोहन भी अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, जी तो करता है कि इस रतनलाल को इसी गड्ढे में गाड़ कर दफना दे।
पहले तेरे घर का मुआयना करना, फिर बलि का बकरा ढूंढने लगाना, शमशान में विधि, तेरे घर के पास वाले चौक में विधि, उसके बाद यहाँ की खुदाई, और अगर यहाँ भी कुछ हासिल नहीं हुआ तो फिर कुछ और, फिर कुछ और। तंग आ गया हूं मैं इन सब झमेलों से। इतना सब कुछ करने के बाद भी हम जहाँ थे अभी भी वही है, और पता नहीं कब तक उसी गरीबी की दलदल में रहेंगे। दोनों दोस्त निराश हो चुके थे, इसीलिए ऊपर खड़े रतनलाल को आवाज लगाते हुए कहते हैं, सुनो, हमें नहीं लगता कि वो खजाना हमें यहाँ मिलेगा, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। शायद वो यहाँ कभी था ही नहीं। आपकी काली शक्तियाँ गलत थी। हमने तय कर लिया है कि अब हमें इस पचड़े में और नहीं पड़ना। आप रस्सी नीचे फेंकिए, हम ऊपर आना चाहते हैं। रतनलाल उन्हें समझाते हुए कहता है, देखो, काली शक्तियाँ कभी गलत नहीं हो सकती, और ऐसे मामलों में तो जरा भी नहीं। इस गुप्तधन को पाने के लिए हमने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत में धन लाभ था ही नहीं। रुको, मैं रस्सी नीचे फेंक रहा हूं। फिर रतनलाल वहां खिड़की पर लगे लोहे के गज से रस्सी के एक सिरे को मजबूती के साथ बांध देता है और दूसरा सिरा नीचे गड्ढे में फेंकता है। रस्सी का एक सिरा नीचे उन दोनों तक पहुंच गया था। मोहन कहता है, एक एक करके ऊपर चढ़ेंगे, पहले तू जा। विजय कहता है, ठीक है, मैं ऊपर जाते ही तुझे आवाज लगाऊंगा, फिर तू भी ऊपर आ जाना और इस लालटेन को ठीक से पकड़ना। इतना कहकर विजय रस्सी को पकड़ता है और अपना एक पैर वहां की खुदी हुई दीवार पर जमाकर ऊपर चढ़ने लगता है। विजय रस्सी को पकड़कर अपना एक पैर सावधानी से वहां की खुदी हुई दीवार पर जमाकर ऊपर चढ़ने लगता है। इतने में विजय ने ऊपर चढ़ने के लिए जिस जगह पर अपना पैर जमाया था, उस जगह की मिट्टी खिसक जाती है और वहां का हिस्सा भड़बड़ाकर नीचे गिरने लगता है, जिससे विजय भी फिसलकर नीचे गिरने लगा था। पर उसने रस्सी को मजबूती से पकड़कर रखा हुआ था, इसलिए वो खुद को जल्दी से संभाल लेता है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था कि मोहन और विजय को संभलने का मौका भी नहीं मिला। दोनों दोस्त वो हिस्सा जहाँ की मिट्टी खिसक गई थी, उस ओर ध्यान से देखते हैं। विजय और मोहन दोनों को अपने चेहरों पर हवा का एक सौम्य झोंका महसूस होता है। दोनों एक दूसरे की ओर सवालिया निगाहों से देख रहे थे। विजय कुदाल से उस जगह को खोदना शुरू करता है। मोहन भी इस काम में जुट जाता है। दोनों वहां की खुदाई करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मिट्टी और पत्थर की परत से ढकी हुई वो जगह असल में कुछ ज्यादा ही खोखली है, जैसा कि आमतौर पर नहीं होता। दोनों तेजी से खोदने लगे और जैसे ही विजय कुदाल से उस हिस्से पर जोर का वार करता है, वैसे ही वहां की सारी मिट्टी और पत्थर धराशायी होकर दूसरी तरफ ढह जाते हैं और अंदर की तरफ से एक तेज हवा का झोंका बाहर आता है। वो दोनों वहां के सारे पत्थर और मिट्टी हटाकर लालटेन की रोशनी में देखते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन ध्यान से देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि खोदे गए गड्ढे की जमीन जहां पर वो दोनों खड़े हैं, वहां उस जमीन से 4 फीट ऊपर एक बड़ी सी सुरंग बनी हुई है जो नीचे की तरफ जा रही थी, और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है। दोनों खुशी से उछलकर चिल्लाने लगे थे, जिसकी आवाज ऊपर रतनलाल तक पहुंचती है। उन दोनों की आवाज सुनकर रतनलाल जिज्ञासावश पूछता है, अरे क्या हुआ? तुम लोग इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? विजय ऊपर देखते हुए खुशी से कहता है, मिल गया रतनलाल जी। रतनलाल को खुशी भी हो रही थी, साथ में वो आश्चर्यचकित भी हो रहा था। वो खुश होकर पूछता है, क्या वो खजाना मिल गया? मोहन ऊपर देखते हुए कहता है, जी नहीं, खजाना तो नहीं, पर उस तक पहुंचने का रास्ता मिल गया।